कंवर सुहासिनी जी और साथियों, विषय इतना साफ है कि उसके प्रवर्तन की कोई ज़रूरत है नहीं। फिर भी कुछ बातें कहना शुरुआत में ज़रूरी है। पहली बात तो ये कि हम आज कंवर शैलेंद्र शैली की स्मृति में ये व्याख्यान कर रहे हैं, लगातार हम करते हैं। उनकी तमाम सारी खूबियों के साथ सबसे बड़ी खूबी उनकी थी मार्क्सवाद का न सिर्फ ज्ञान बल्कि मार्क्सवादी वैज्ञानिक विचार का मध्य प्रदेश की ठोस परिस्थितियों में लागू करके उसका ठोस आकलन करने में उनका जो योगदान रहा मध्य प्रदेश की परिस्थिति के बारे में, उस योगदान को हम न कभी भुला सकते न वो भुलाने की चीज़ है। और उनको इस तरीके से याद करते हुए हम उस परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प लेते हैं कि यही वो विज्ञान है जिसके आधार पर हम अध्ययन करते हैं, आकलन करते हैं, और जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों को वास्तविक रूप से कैसे मुकाबला किया जाए, भले ही वो कितनी कठिन हो और कितना भी दुरूह हो संघर्ष, लेकिन ज़रूरी है और उसी से रास्ता निकले। कंवर शैलेंद्र शैली कवि थे, लेखक थे, पेंटर थे, प्रखर छात्र नेता थे। नौजवान सभा उन्होंने बनाई, उस समय एक अखबार निकाला नौजवान, और उसके बाद में CPIM के प्रतिभाशाली और जुझारू नेता थे। तो इसलिए साथियों, ये जो कंवर शैलेंद्र शैली की स्मृति में जो व्याख्यान है वो कोई रिचुअल नहीं है, बल्कि संघर्ष को आगे बढ़ाने की जो हमारी परिकल्पना है उसके लिए एक ज़रूरी अध्याय है। तो मैं सभी साथियों से आग्रह करूंगा कि कंवर शैली का ये जो मार्क्सवाद का अध्ययन और उसको ठोस परिस्थिति में आकलन के में लागू करने की जो उनकी सिद्धहस्तता थी, उसके बारे में हम सब उससे सीखें और उसको लागू करके वर्तमान चुनौतियों का मुकाबला करने के बारे में आगे बढ़ें। साथियों, आज़ादी के 75 वर्ष और चुनौतियां और जिम्मेदारी, मुझे लगता है कि आज़ादी का जो संघर्ष था उस संघर्ष में ही वो सब चीज़ें छुपी थी जो आज हमें दिख रही है या मुकाबले के लिए जिनको हमको लागू करना है। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि सिर्फ विषय परिवर्तन के लिए संक्षिप्त बात है आपके बीच रखना चाहता हूँ। आज़ादी के आंदोलन में 3 किस्म के धाराएं थीं, और वो धाराएं ये थी, एक धारा थी जो उसी स्थिति को कायम रखना चाहती थी, उनकी गुलामी को स्वीकार करते हुए, और इस देश के अंदर कोई भी कदम आगे की ओर ना बढ़ाए समाज, उसे और पीछे की ओर ले जाए और पीछे की ओर ले जाए, वो चाहे धर्म का आधार हो या दूसरे प्रतिक्रियावादी आधार हो। एक वो धारा थी जिस धारा ने लगातार हमारे देश के आज़ादी के आंदोलन में न सिर्फ प्रतिरोध किया विरोध में, बल्कि मौका पाते ही उनके साथ खुले रूप से हाथ मिलाकर उस आज़ादी के आंदोलन को रोकने की कोशिश की। दूसरी धारा वो थी जो औपनिवेशिक गुलामी को तो ख़त्म करना चाहती थी। हिंदुस्तान में राज आए और सीधे सीधे जो प्रत्यक्ष रूप से औपनिवेशिक गुलामी है अंग्रेज़ों की, वो ख़त्म हो, पर इस देश के अंदर जो आगे का रास्ता है वो रास्ता पूंजीवादी भूस्वामी वर्ग को बनाए रखकर उनकी हुकूमत को किसी न किसी रूप में चलाते हुए इस देश के अंदर आगे बढ़ने की उनकी परिकल्पना थी। और तीसरी धारा वो थी जिस धारा का ये स्पष्ट मान्यता थी, मान्यता नहीं बल्कि विश्वास था, विश्वास नहीं बल्कि उनको लगता था कि यही रास्ता है, और वैश्विक स्तर का जो अनुभव आ रहा था वो उसको प्रमाणित कर रहा था। 1917 की रूस की क्रांति के बाद खास तौर से वो ये था कि औपनिवेशिक गुलामी ख़त्म करना तो जरूरी है ही, ये तो पहला हमारा अवरोध है जिसको दूर करना है।
लेकिन इसके बाद इस देश में अगर वास्तविक विकास करना है, वास्तविक जनवादी अगर समाज बनाना है, एक प्रगतिशील समाज बनाना है, तब इसको और आगे ले जाने की ज़रूरत होगी। और वो ये है कि देश के अंदर समाजवाद की ओर कदमों को आगे बढ़ाते हुए धीरे धीरे जो भी चरण है उनको पार करते हुए उस तरफ जाया जाए। अब ये जो संघर्ष है तीनों, ये आज़ादी के बाद भी जारी है। ये कोई दुर्योग के संयोग नहीं है कि आज जो सत्ता में बैठे हैं उन्होंने कभी आज़ादी के आंदोलन में से मदद नहीं की या हिस्सेदारी नहीं की, वो पहली धारा के प्रतिनिधि थे। और आज जो भी घटनाक्रम घटे हैं, जिनमें निश्चित रूप से वैश्विक स्तर का जो आर्थिक ढांचा है और व्यवस्था के जो संकट हैं उनका भी योगदान है, पर आज जो हमारे देश में जो चुनौती खड़ी हुई है वो उस पूरे के पूरे प्रक्रिया को पलटकर औपनिवेशिक गुलामी के समय जो वातावरण था, नाम बदलकर अमेरिका की हो जाए वो गुलामी, समाज पीछे चला जाए, समाज के अंदर जितने भी प्रगतिशील मूल्य या ढांचे जो बने वो ध्वस्त कर दिए जाए, और कुल मिलाकर ये जो 75 वर्ष पूर्व जो आज़ादी हासिल की, एक कठिन और लंबे संघर्ष और कुर्बानियों भरे संघर्ष के बाद उसको उस पहिए को पीछे ले जाए। और इसलिए ये कोई बौद्धिक विमर्श का विषय नहीं है हमारे लिए कि 75 वर्ष आज़ादी के हुआ क्या और हमें क्या करना है, कोई एकेडमिक डिस्कशन का पॉइंट नहीं है हमारे। ये हमारे लिए, हमारे देश की खासतौर से शोषित पीड़ित जनता के लिए जिंदगी और मौत का प्रश्न है। तो ये जो चुनौती है, इस चुनौती में और क्या क्या आयाम हैं और उनका मुकाबला किया जाए, इसके बारे में ये व्याख्यान है जिसमें कॉमरेड सुभाषिनी जी आपके बीच में बोलेंगे। और इस संघर्ष में बुनियादी रूप से किनकी क्या भूमिका है, किस तरीके से हम इसकी लामबंदी करें, किस रास्ते से हम जाएं, कौन सी चुनौतियां हैं जिनमें हम पहले प्राथमिकता के आधार पर मुकाबला करें। ये एक रोड मैप आज़ादी के आंदोलन के समय भी था, आज़ादी के आंदोलन के बाद उसको आगे ले जाने की ओर जो हमारे प्रयास थे उसके लिए भी था, और आज तो विशेष रूप से ये बहुत ज़रूरी है। और इसी साथियों, ये जो आज का विषय है, ये विषय हमारी जानकारियों में समृद्धि लाने के साथ साथ हमारे संघर्ष को ठीक दिशा में ले जाने और जो खतरे हैं उन्हें बारीकी से और सही तरीके से रेखांकित करके इस संघर्ष को धारदार बनाते हुए निर्णायक दिशा में ले जाने का विषय है। इसलिए इस विषय का जो व्याख्यान, आज का जो व्याख्यान है, वो इस विषय को हमने इसलिए चुना क्योंकि खतरे बहुत गहरे हैं, चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, संघर्ष बहुत ज़रूरी है। तो कॉमरेड सुभाषिनी जी इस विषय पर विस्तृत अपनी बात रखेगी और इन बिंदुओं को स्पष्ट करते हुए हमारे सामने एक दिशा प्रस्तुत करने का वो अपनी जिम्मेदारी जो है उसको पूरा करेगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये विषय आपके बीच में प्रस्तुत करता हूँ। कुछ चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं और जो विषय दिया गया है 75 साल की आज़ादी और हमारे सामने जो चुनौतियाँ, हमारी जिम्मेदारियाँ, तो ये 75 साल की बात तो पिछले साल कई बार ख़ास तौर से नरेंद्र मोदी ही करते रहे। और 15 अगस्त पिछले साल अगर आपको याद होगा, उन्होंने लाल किले से भाषण दिया और एक विशेष तरह का आश्वासन देशवासियों को दिया। उन्होंने कहा कि आज के बाद या अब महिलाओं का अपमान इस देश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अब महिलाओं का सम्मान करना ही होगा। और उसी समय, उसी वक्त उनकी जो सरकार है गुजरात के अंदर, उन्होंने 11 कैदियों को रिहा करने का काम किया। सिर्फ रिहा ही नहीं किया, बल्कि जब वो जेल से निकले तो उनको हार माला पहनाई गई, उनको मिठाई भी खिलाई गई। और ये 11 कैदी कौन थे, आप लोग शायद सब जानते ही होंगे कि 2002 के गुजरात के दंगों में जो शायद सबसे ज़्यादा बर्बर घटना थी, वो थी जो बिल्किस बानो और उनके परिवार के साथ घटने वाली घटना थी। आप सब जानते हैं कि
बिल्किस बानो अपने बच्ची और अपने परिवार के साथ अपने गांव से भागी थी। उनका पीछा गांव के ही दंगाई कर रहे थे और तीसरे दिन दंगाइयों ने उनको पकड़ लिया। उसके एक दिन पहले उसकी भाभी का बच्चा पैदा हुआ था, वो 2 दिन का बच्चा था, उसको भी सर पटक करके मार डाला गया। बिल्किस की 3 साल की बेटी थी, उसको भी पटक करके मार डाला गया। बिल्किस और उनकी भाभी और उनकी माँ का सामूहिक बलात्कार एक दूसरे के सामने और उनके परिवार के पुरुषों के सामने किया गया और उनके बाकी जो पुरुष साथी थे उनके परिवार के, उनको भी मार डाला गया। वो तो एक संयोग था कि बिल्किस जिंदा बच गई, वो लाशों के नीचे दब के बच गई। और उसके बाद जब वो सड़क पर आई तो एक पुलिस की जीप जा रही थी और पुलिस की जीप ने उनको गोधरा तक पहुंचाया और गोधरा के जो कैंप था, जो दंगा पीड़ितों का कैंप था, उसमें उनको ला करके रखा। एक इसके पहले बात ये हुई कि जब उसको अस्पताल ले गए थे मेडिकल कराने के लिए, तो अस्पताल की एक नर्स थी, मेट्रन थी, उसने बिल्किस के कपड़े रख लिए और उस समय जो गोधरा की कलेक्टर थी महिला, उन्होंने भी उस समय उनका पूरा बयान लिया, उसका पंचनामा किया। तो बलात्कार का पूरा साक्ष्य वहाँ पर मौजूद था, उसको बर्बाद नहीं किया गया। उसके बाद खैर बहुत लंबा केस चला। गुजरात की पुलिस ने कहा कि हमें कोई प्रमाण नहीं मिला है कि इन लोगों ने ऐसा किया। हालांकि बिल्किस सबको पहचानती थी और सबके नाम उसने एफआईआर में दर्ज करवाए थे। और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने वो केस बम्बई के सीबीआई कोर्ट में ट्रांसफ़र किया और वहाँ फिर जाकर के शायद 2004 में ये 11 लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। और जज साहब ने, पहले जज ने कहा कि ये एक ऐसा अपराध है जो पूरे समाज के खिलाफ है, जो सभ्यता और संस्कृति के खिलाफ है, ये मामूली अपराध नहीं है। और उसके बाद फिर उनकी फांसी की भी दरख्वास्त की गई, वो नहीं मानी गई और बहरहाल उन लोगों को जेल में बंद कर दिया गया। जितने दिन वो जेल में बंद रहे, उनको लगातार हर साल पैरोल भी मिलता रहा, वो आराम से अपने घर भी आते रहे। बल्कि ऐसा लगता था कि अपराधी वो नहीं बल्कि उस गांव के रहने वाले मुसलमान हैं जो हमेशा भागे भागे ही फिरते थे। और जब भी उनमें से कोई छूट करके पैरोल पर आता था तो वो लोग अपना ताला लगा करके घर में चले जाते थे गांव छोड़ करके। इस पूरी परिस्थिति में 15 अगस्त के दिन पिछले साल, जिस समय नरेंद्र मोदी महिलाओं के सम्मान को सुरक्षित रखने की बात लाल किले से कर रहे थे, ठीक उसी समय इन 11 अपराधियों को गुजरात की सरकार ने पूरी तरह से जेल से छोड़ दिया और उनसे कहा कि अब आप जा कर के आराम से अपने गांव में, अपने घर में रह सकते हैं। उसी साल, पिछले ही साल, यानी जो ये 75वां साल था हमारा आज़ादी का, मार्च के महीने में हाथरस के एक SC/ST कोर्ट ने भी एक फ़ैसला सुनाने का काम किया। आप लोग सब जानते हैं कि 3 साल पहले हाथरस के उस गांव में एक वाल्मीकि समाज की लड़की, महिला, उसके साथ 4 ठाकुरों ने सामूहिक बलात्कार किया और वो कुछ दिन के बाद मर भी गई। वो भी उन लोगों को पहचानती थी। उसने उनके नाम को लेकर के FIR में मतलब अपना बयान दिया और उसकी जो मेडिकल हुई वहाँ पर अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में, तो डॉक्टरों का ये कहना था कि इसका एग्जामिनेशन करने के बाद इसकी पूरी संभावना है कि इस महिला के साथ बलात्कार हुआ है। लेकिन जो SC/ST कोर्ट के जज साहब थे, पहले एक दलित जज थे, वो वहाँ से हटा दिए गए या उनका स्थानांतरण हो गया और एक सिसोदिया साहब वहाँ
जज बन करके आए और उन्होंने 23 मार्च को पिछले साल, वही 75वें साल में अपना जजमेंट दिया। अब उन्होंने जजमेंट में क्या कहा? आप सब जानते हैं कि बलात्कार के कानून में बहुत संशोधन हुआ है और जो औरत का बयान है, पीड़िता का बयान है, वो एक तरह से पत्थर की लकीर है। इस औरत ने उन लोगों के नाम भी दिए थे, इसके मेडिकल में भी वो बात प्रमाणित हुई थी, लेकिन इसके बावजूद जज साहब ने क्या कहा कि वो औरत झूठ बोल रही थी। और उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है कि राजनीति से प्रेरित होकर के उसके परिवार के लोगों ने उससे झूठ बुलवाया। और उन्होंने अपने फैसले में जो 4 आरोपी थे उनमें से 3 को तो बिल्कुल ही बरी कर दिया कि इन्होंने तो कोई अपराध किया ही नहीं है। और चूंकि वो मर गई थी तो एक के बारे में ये कहा कि वो मारना नहीं चाहता था लेकिन गलती से वो मर गई, इसलिए मर्डर नहीं मैनस्लॉटर में उसको भी सज़ा दी जाती है। अब इसके बाद जब उसके परिवार के लोगों से पत्रकारों ने पूछा कि आप क्या सोच रहे हैं इस फैसले के बारे में, तो उन्होंने बहुत पते की बात की। उन्होंने कहा कि ये फैसला इसलिए दिया गया है क्योंकि हम दलित समाज के हैं, अछूत हैं और अपराधी ठाकुर हैं, ऊंची जात के हैं, इसीलिए ये सज़ा सुनाई गई है। तो आज मैं ये 2 केसेस आपके सामने इनका जिक्र क्यों कर रही हूँ? ऐसा नहीं है कि आप लोग सब जानते नहीं हमारे देश में बहुत अत्याचार होता है, और ऐसा नहीं है कि हर अत्याचार के बाद लोगों को मतलब न्याय मिलता है, अन्याय भी होता है। लेकिन ये जो 2 बड़ी घटनाएं हैं इनके बारे में हम लोगों को सोचना चाहिए कि आखिर इनका महत्व क्या है, इनका मतलब क्या है। और इसको समझने के लिए मेरे ख्याल से हम लोगों को 1947 तक वापस जाना चाहिए, जब एक ऐसे राष्ट्रीय आंदोलन के बाद जिसमें देश के तमाम समुदाय, तमाम अलग अलग तरह के लोग सब मिलकर के आज़ादी के लिए लड़े थे। उस आज़ादी के बाद हमारे देश में एक संविधान बनाया गया, सन 49 में वो पूरा हुआ, और इस संविधान में भी समानता के आधार पर देश को चलाने का निर्णय लिया गया कि पुरुष और महिला भी समान होंगे, अमीर गरीब भी समान होंगे, हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग भी समान होंगे। ये उस संविधान में दर्ज था, समानता के आधार पर वो बना। और निश्चित रूप से जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन था, उसका जो इतिहास था, उसका जो अनुभव था, उसको इस संविधान में दर्ज किया गया। और ये भी बात बिल्कुल पक्की है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो इस संविधान को बनाने में उनका जो योगदान था वो भी एक विशेष तरह का था। हो सकता है उनके जीवन के अनुभव से बहुत कुछ जो उन्होंने सीखा उसको उन्होंने संविधान में दर्ज करने का काम भी किया। लेकिन हम लोग अक्सर भूल जाते हैं कि जहाँ देश के तमाम राजनीतिक दिशाओं के लोगों ने इस संविधान का समर्थन किया, चाहे आधे मन से या पूरे मन से, चाहे जैसे, लेकिन फिर भी चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, समाजवादी हों, कम्युनिस्ट हों, अन्य लोग हों, इन तमाम लोगों ने संविधान के प्रति अपनी निष्ठा को जाहिर किया। और ये वो तमाम लोग थे जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में भी कम या ज़्यादा भाग लेने का काम किया था। लेकिन उस समय जब पूरे देश में संविधान और आज़ादी को लेकर के एक ज़बरदस्त उत्साह की लहर दौड़ रही थी, ठीक उस समय एक राजनीतिक दिशा से जुड़े लोग जो आरएसएस के लोग थे, हिंदू महासभा के लोग थे, उन्होंने उसी समय इस बात का ऐलान कर दिया कि हम तो इस संविधान को मानते ही नहीं हैं। ये वो लोग थे जिनका राष्ट्रीय आंदोलन के साथ भी कोई सरोकार नहीं रहा था,
कोई मतलब ही नहीं रहा था। वो विरोधी थे आज़ादी के आंदोलन के, और उन्होंने खुल करके ये बयान दिया कि हमको इस संविधान से कोई मतलब नहीं है, हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। हमारे लिए तो संविधान मनुस्मृति के आधार पे ही बनना चाहिए, हम उसको ही अपने देश की का न्याय शास्त्र मानते हैं। मुझे लगता है कि शायद उस समय लोगों ने इनको गंभीरतापूर्वक नहीं लिया, और ये शायद हमारी त्रासदी रही है कि कई कई सालों तक इन लोगों को हम लोगों ने गंभीरतापूर्वक नहीं लिया। कभी इनको पागल समझा, कभी इनको बेवकूफ़ समझना, कभी ये कहना अरे ये तो ऐसी बातें करते हैं। इस तरह से इनको टाल दिया गया, और ये अपने लक्ष्य की प्राप्ति के प्रति कितने गंभीर हैं, और इनका प्रयास उस लक्ष्य के प्रति, लक्ष्य की प्राप्ति के प्रति कितना मतलब उनका कितना अनवरत संघर्ष रहेगा, इसके बारे में मुझे लगता है कि तब और काफ़ी सालों तक आम लोग इस देश के अंदर गंभीर नहीं थे। लेकिन ये कितने गंभीर थे, इस बात से ही स्पष्ट होता है कि आखिर ये कब ये बात कर रहे थे। ये बात तब कर रहे थे जब गांधी जी की हत्या भी इनके हाथ हो गई थी। एक तरह से नफरत इनके खिलाफ पूरे देश में फैली हुई थी। संविधान पारित हुआ था, लोग संविधान का स्वागत कर रहे थे, लेकिन इस माहौल के बावजूद जो उनके प्रतिकूल था, उन्होंने अपनी बात को रखने में ज़रा सी भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई, और दोनों बातें इन्होंने कह दी कि हम इस संविधान को नहीं मानते, और हमारा लक्ष्य तो मनुस्मृति के आधार पर न्याय प्रणाली तैयार करने का है, हम उसको ही करेंगे। और आप देखिए कि उस दिन से लेकर के आज तक वो अपने मकसद के प्रति आगे बढ़ते ही चले गए हैं। अब हमको और आपको यहाँ पर थोड़ा सा रुक करके सोचना चाहिए कि आखिर इनको आगे बढ़ने में कामयाबी इतनी कैसे मिली। ये कह देना कि 2014 में ही सब कुछ गड़बड़ हो गया, मैं समझती हूँ कि ये हम लोग बेईमानी की बात करेंगे अगर ऐसा सोचेंगे। अगर हम ऐसा सोचेंगे कि इनका प्रचार तंत्र बहुत मजबूत है, आरएसएस की शाखाएं हर जगह हैं, नीचे तक मौजूद हैं, इनका प्रचार तंत्र, इनका प्रसार तंत्र, इनके पास पैसा भी बहुत है, देश के बड़े बड़े जो धनाढ़ लोग हैं वो इनको पैसे देते रहते हैं, और इसलिए उनका प्रचार, सारी चीज़ें बहुत मजबूती के साथ चलती हैं। अगर हम ऐसा भी सोचेंगे तो गलत नहीं सोचेंगे, लेकिन जो पूरी सच्चाई है उसको एक तरह से स्वीकार नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि हमको काफ़ी नीचे तक जाना पड़ेगा, और अपने समाज के बारे में जो बहुत सारी कड़वी सच्चाइयाँ हैं उनको भी समझने की कोशिश करनी होगी। मेरा ये मानना है, मैं गलत भी हो सकती हूँ, कि हमारे समाज में बहुत बड़े पैमाने पर जो मनुवादी सोच है वो लोगों के ऊपर तारी है। हमारे समाज के बहुत हिस्से हैं जो कम या ज़्यादा मनुवादी सोच से प्रभावित हैं। इसका क्या मतलब है कि वो समानता के सिद्धांत को नहीं मानते हैं। वो या तो पुरुष प्रधानता के शिकार हैं, महिलाओं की बराबरी को नहीं मानते, या वो जातिवादी हैं, विभिन्न जातियों के लोगों की समानता को नहीं मानते, या वो वर्गीय तौर पर जो हमारे देश के लूटने वाले पूंजीपति और जमींदार वर्ग के लोग हैं उनको बचाने के लिए नीतियों को तैयार करने का काम करते हैं। जिस तरह से भी आप देखें, जो समानता की बात हमारे संविधान में की गई, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, लैंगिक समानता, धार्मिक समानता, आखिर ये मिली क्यों नहीं हमको?
इस आश्वासन का, समानता का इस आश्वासन का क्रियान्वयन क्यों नहीं हुआ? मुझे लगता है कि ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम लोग कम बातचीत करते हैं, और इस पर अगर हम लोग बातचीत नहीं करेंगे तो एक जो आजकल एक सोच बन गई है कि सन 24 का चुनाव अगर जीत जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, इस तरह की दुर्भावना के हम शिकार हो जाते हैं। हम मानते हैं कि सन 24 में इनको हराना हमारा और आपका सबसे बड़ा काम है, इस पर हमारी कोई मतलब दो राय नहीं है। इनको हराना है, जैसे भी हम लोग हरा सकें इनको हराने का काम हमको करना है। हमने तो यहाँ तक कहा है कि बागेश्वर बाबा के पैर धोने वाले जो नेता हैं उनको भी इस प्रदेश का अगर मुख्यमंत्री बनाना पड़े तो उसके लिए भी हम लोग लड़ेंगे, लेकिन इनको हटाना है। ये इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई हमारे भ्रम नहीं है। लेकिन मैं नहीं मानती कि सिर्फ उनको एक चुनाव में हराने से हमारी जीत हो जाएगी, समानता की जीत हो जाएगी, हमारे संविधान के आत्मा की जीत हो जाएगी। मैं ये बात क्यों कह रही हूँ? सन 14 से पहले का अगर हम अपना समाज देखें तो उसमें भी निश्चित रूप से अमीरी और गरीबी की बीच की खाई बढ़ रही थी, कम नहीं हो रही थी। और ये जो नव उदारवादी नीतियाँ अपनाई गई हैं वो भी उसी दौर में अपनाई गई जिन्होंने असमानता को बढ़ाने का काम किया। यही नहीं, जातिगत उत्पीड़न ऐसा नहीं है कि थम गया था। आप याद करें कि किलवेड़ मणि जैसा नरसंहार उसी समय हुआ था, लेट 60s में हुआ था, जिसमें 45 दलित पुरुष, महिलाएं और बच्चों को एक कमरे में बंद करके जला दिया गया था। वो जल के मर गए थे, लेकिन न्यायपालिका ने ये कहा कि ये जो लोग जिन पर आप आरोप लगा रहे हैं, जो वहाँ के जमींदार हैं, जिनके साथ इनका टकराव था, जिनके साथ इनकी लड़ाई चल रही थी, हम कैसे मान सकते हैं कि इन्होंने इन लोगों को जलाया? अरे ये तो प्रतिष्ठित लोग हैं, ये बड़े लोग हैं, ये तो एक अछूत को छू भी नहीं सकते हैं। तो ये कोर्ट नहीं मान सकता कि ऐसे लोगों ने जाकर के इन दलित परिवार के 45 लोगों को जिंदा जलाने का काम किया। हालांकि बाद में ये सिद्ध हुआ अपील में कई सालों के बाद कि जिन लोगों के ऊपर आरोप था उन्हीं लोगों ने ये घिनौना काम किया था, ये नरसंहार किया था। मैं सिर्फ आपको ये याद दिलाने की कोशिश कर रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि इनके राज सत्ता के हासिल करने के पहले हमारे देश में समानता की मतलब समानता को बढ़ावा देने वाली नीतियों का बहुत सच्चे दिल से क्रियान्वयन हो रहा था। तब भी दंगे हुए। अगर आप देखें तो हाशिमपुरा, मल्याना, ये क्या मुरादाबाद का दंगा, जबलपुर का दंगा, ये सब तब हुए थे। तो ये हमारे लिए सोचना ज़रूरी है कि अगर इन चुनौतियों को हमें वास्तव में स्वीकार करना है, अगर वास्तव में हमको जो हमारा संविधान है जिसके ऊपर आज जितना हमला हो रहा है पहले कभी नहीं था, अगर इस संविधान को बचाना है, इसको और भी ज़्यादा सुदृढ़ बनाना है, तो हमको अपने समाज को भी समझना होगा और समाज में जो तमाम असमानता को फैलाने वाली सोच और असमानता को फैलाने वाले लोग और असमानता को जिंदा रखने वाले जो समुदाय हैं, उनके खिलाफ बहुत खुल करके हमें हर स्तर पर लड़ाई लड़नी होगी। पुरुष प्रधानता से लड़ना होगा, जातिवाद से लड़ना होगा, सांप्रदायिकता से लड़ना होगा, और साथ साथ ये जो पूंजीवादी जमींदारी शोषण है आर्थिक क्षेत्र में, उसके खिलाफ भी लड़ना होगा। बिना इस चौतरफा लड़ाई के हम लोग संविधान की जो आत्मा है, संविधान की जो समझ है,
उसको लागू करने में पूरी तरह से असफल रहेंगे। और इस लड़ाई में हमको ये भी पहचानना चाहिए कि सबसे ज़्यादा असमानता में विश्वास रखने वाले लोग अगर हमारे सार्वजनिक जीवन में, सार्वजनिक क्षेत्र में हैं, तो वो लोग जो संघ परिवार से जुड़े हुए हैं। ये सबसे ज़्यादा असमानता को बढ़ावा देने में, असमानता को जिंदा रखने में विश्वास रखते हैं, क्योंकि जिस मनुस्मृति के आधार पर वो हमारे देश की न्याय प्रणाली को बनाना चाहते हैं, वो मनुस्मृति तो असमानता के अलावा किसी दूसरी चीज़ को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करती ही नहीं है। हर तरह की असमानता को ही मनुस्मृति एक आदर्श समाज का हिस्सा मानती है। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि ये जो लड़ाई है इसको छोटा मत कीजिए, इसको जिसको कहना चाहिए इसको संकीर्ण मत कीजिए। ये बहुत बड़ी लड़ाई है और अगर इसको हम समझदारी के साथ लड़ेंगे तो हम इसको जीत भी सकते हैं। इसलिए कि आज हमारे देश के अंदर हर तरफ लोग हर तरह के अन्याय और उत्पीड़न के शिकार बनाए जा रहे हैं, और जो हमारे सरकार में लोग हैं जो संघ परिवार से जुड़े हुए हैं, उनका एजेंडा हमको समझना होगा और उस एजेंडे को लोगों के सामने भी रखना होगा। क्या है उनका एजेंडा? उनका एजेंडा है इस देश के अंदर हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना। उनका एजेंडा है इस देश के अंदर जो अल्पसंख्यक हैं उनको दूसरे दर्जे का नागरिक बनाना, और इसके साथ साथ उनका ये भी एजेंडा है कि देश के जो भी संसाधन हैं, चाहे पब्लिक सेक्टर हो, चाहे कारखाने हो, चाहे प्राकृतिक संसाधन हो, प्राकृतिक संपदा हो, इनको वो बिना किसी रोक टोक के देश के बड़े पूंजीपति, विदेशी पूंजीपति और ज़मींदारों के कुछ हिस्सों को बिल्कुल सौंप देना चाहते हैं, पूरी तरह से इनका हस्तांतरण कर देना चाहते हैं। ये तीनों चीज़ें जो हैं ये इनके एजेंडे का हिस्सा है। और इसमें मैं बताना चाहती हूँ, इनका ये जो मनुवाद है और जो मनुस्मृति को वो लागू करना चाहते हैं, उस मनुवाद को भी समझना ज़रूरी है कि उस मनुवाद से किसके किसके अधिकारों का हनन होगा। अगर ये बात हम लोगों के बीच में खुल करके नहीं लेके जाएंगे तो आखिर उन लोगों को कैसे हम जोड़ेंगे जो इस मनुवाद के खिलाफ लड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये मनुवाद केवल दलितों के खिलाफ है, ये मनुवाद तो हमारे समाज के मेरे ख्याल से 95% लोगों के खिलाफ है। उन सबके अधिकारों का हनन करने वाला है ये मनुवाद। महिलाओं का तो कोई अधिकार है ही नहीं, महिलाओं का तो कोई अधिकार बचने वाला नहीं है, क्योंकि मनुस्मृति, जोशी जी बैठे हैं, तमाम बहुत ज्ञानी लोग बैठे हैं, सब जानते हैं, ये मनुस्मृति तो कहता है कि महिलाओं को तो अपने बारे में कोई फैसला करने का अधिकार दिया ही नहीं जाना चाहिए। वो तो उनके अंदर क्षमता ही नहीं है कि वो अपने बारे में कोई फैसला करें। इसलिए जब से वो पैदा होती है, जब तक वो बन नहीं जाती, किसी भी फैसले को करने का अधिकार उनको नहीं मिलना चाहिए। लेकिन इसमें आपको समझना होगा कि कौन सा वो अधिकार है जो मनुस्मृति और मनुवाद के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है। वो है महिला का अपने मन से शादी करना, या अपने जीवन साथी को तय करना, या अपने बच्चों के पिता के बारे में अपनी राय रखना। क्यों आज ऑनर किलिंग क्यों हो रहा है हमारे देश में? आज अंतर जाति विवाह के खिलाफ समाज, पुलिस, प्रशासन, नेता इतनी क्रूरता के साथ जो लोग
अपनी ही बेटी की हत्या कर देते हैं बाजार के अंदर, अपने दामाद को रेलवे लाइन के ऊपर डाल करके उसको काट करके मरवा देते हैं। पूरा समाज, सरकार, प्रशासन ऐसी हत्याओं का समर्थन क्यों करता है? ऐसे हत्यारों का समर्थन क्यों करता है? यही नहीं, एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी की जो राज्य सरकारें हैं वो धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून के नाम पर दरअसल किस चीज के खिलाफ कानून बना रही हैं? वो इस बात को बिल्कुल वर्जित कर देना चाहते हैं कि कोई हिंदू महिला किसी मुस्लिम महिला के साथ शादी करे, विवाह करे, और इसके लिए ये तमाम कानून बनाए जा रहे हैं, ये लव जिहाद का पूरा माहौल बनाया जा रहा है। तो हमको समझना होगा आखिर क्यों? ये तो ऐसा अधिकार है जो संविधान ने महिला को दिया है हमारे देश में कि 18 साल के बाद आप जिससे चाहे शादी करें। और मैं तो समझती हूँ कि ये महिलाओं के लिए एक मूलभूत अधिकार है, ये उनके समानता का एक बहुत बड़ा स्तंभ है। तो ये क्यों खटकता है इनकी आंखों में? ये मनुस्मृति के अंदर क्यों इसके खिलाफ इस तरह के दंड लिखे गए हैं कि अगर ऐसा होता है तो फिर क्या क्या होना चाहिए? मैं उस पर जाऊंगी नहीं। आप लोग, मुझे लगता है मनुस्मृति ये पढ़ाना चाहते हैं स्कूलों में, मैं कहती हूँ ज़रूर पढ़ाएं और लोग पढ़ें कि उसके अंदर लिखा क्या है। तो क्यों ये महिला की शादी के अधिकार को ख़त्म करना चाहते हैं? अपना चुनाव करने का अधिकार क्यों ख़त्म करना चाहते हैं? क्योंकि अगर महिला दूसरी जात में शादी करेगी, दूसरे धर्म में शादी करेगी, तो फिर वर्ण व्यवस्था का क्या होगा? वर्ण व्यवस्था चरमरा जाएगी, जाति प्रथा खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये जो जातियों का मिश्रण हो जाएगा उससे जो वर्ण व्यवस्था की पवित्रता है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए इस तरह की शादियां मनुस्मृति में ही नहीं, बल्कि अगर आप जिस पुस्तक को ये भारतीय राष्ट्रीय पुस्तक बनाना चाहते हैं, भगवत गीता, अगर उसको आप ध्यान से देखें तो इसी तरह से भगवत गीता में भी ये जो अंतरजातीय शादियां, अंतरजातीय संबंध, तब तो अल्पसंख्यक थे नहीं हमारे देश में, क्यों इतना भारी पाप माना जाता है? डॉक्टर अंबेडकर ने गीता के बारे में क्या कहा? उन्होंने कहा ये तो मनुस्मृति से भी ज़्यादा खतरनाक किताब है, क्योंकि ये बहुत अलंकृत भाषा में लिखी है। जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, बहुत ज़्यादा मतलब इंटेलेक्चुअल्स हैं, बुद्धिजीवी हैं, उनको ये आकर्षित करती है ये पुस्तक, क्योंकि इसकी भाषा इतनी अलंकृत है। अभी हमारे देश में लोग कितना खुश हो रहे हैं कि ओपेनहाइमर जिसने बम बनाया वो भी भगवत गीता को पढ़ता था, लेकिन फिर बाद में वो दुखी हो गए कि एक मतलब संभोग के समय वो भगवत गीता को पढ़ने लगा। ये जब वो प्रलय के बारे में, कलयुग के बारे में पूरी मतलब पूरा उसका वर्णन आता है, तो क्या है वो कि जातियों का मिश्रण हो गया है। मैं गलत तो नहीं कह रही हूँ? जातियों का मिश्रण हो गया है। अगर जातियों का मिश्रण हो जाएगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, प्रलय आ जाएगा। तो सब कुछ तो पता नहीं खत्म होगा कि नहीं, लेकिन वर्ण व्यवस्था जरूर खत्म हो जाएगी। इस देश के अंदर ये जो जाति उत्पीड़न पर खड़ा पूरा ढांचा है ये चरमरा जाएगा। तो इसलिए समझने की ज़रूरत है कि जो जैसी ये व्यवस्था लाना चाहते हैं उसके अंतर्गत महिला बिल्कुल अधिकार विहीन हो जाएंगी। दलितों को, और जिसको वो शूद्र कहते हैं, और शूद्र का मतलब है जो भी काम करता है, खेती का काम या दूसरे किसी तरह का काम, मनुस्मृति में यहाँ तक लिखा गया है कि अगर कोई क्षत्रिय या ब्राह्मण हाथ से काम करता है तो उसको भी शूद्र ही माना जाएगा और उसके साथ भी शूद्र जैसा व्यवहार होगा। तो हमारे
जोशी जी तो बच जाएंगे क्योंकि कविता वगैरह करते हैं, लेकिन बाकी बहुत कम लोग बचेंगे जो फिर शूद्रों की श्रेणी में नहीं पहुंचाए जाएंगे। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि मनुवाद और मनुस्मृति केवल दलितों या अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं, बल्कि वो तो समाज के बहुत बड़े हिस्से के खिलाफ है। और ये हमारे लिए समझना ज़रूरी। जब मैं ये बातें कहती हूँ तो लोग सोचते हैं कि मैं अतिशयोक्ति कर रही हूँ। मैं अतिशयोक्ति नहीं, मैं तो आधी बात भी आपके सामने नहीं रख रही हूँ। और मैंने ये नहीं कहा है कि ये लोग मनुस्मृति मानते हैं, ये तो इन्होंने खुद कहा है। चाहे वो गोलवलकर हों, चाहे वो जितने इनके बड़े नेता हों, सब ने 1950 में ही लिखा है कि हम इस संविधान को नहीं, हम मनुस्मृति को ही मानते हैं। तो ये हम लोगों को समझना होगा कि इनकी जो कटिबद्धता है वो किस तरह के समाज को बनाने की है। लेकिन जो इससे भी ज़्यादा खतरनाक बात है वो ये कि ऐसा नहीं है कि मनुवाद हालांकि ज़्यादातर लोगों के अधिकारों का हनन करता है, लेकिन इसके बावजूद हमारे समाज में बहुत सारे लोग मनुवादी हैं। जो ये सोचते हैं कि नहीं है वो भी हैं। जो अपने घर में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करता है वो मनुवादी है। जो अपने घर में काम करने वाले के साथ करता है वो मनुवादी है। यानी जो असमानता को कहीं न कहीं सही मानता है वो मनुवादी है। और आप सब जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने जब हमारे देश के समाज की रचना के बारे में लिखा तो उन्होंने कहा कि ये जो समाज है, दुनिया में हर समाज के अंदर असमानता है। हर समाज में अलग अलग वर्गों में लोग बटे हुए हैं, लेकिन ये जो भारत का समाज है ये तो बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि यहाँ की जो असमानता है वो दो फाड़ में समाज को नहीं बांटती है। उसमें तो लड़ना आसान है, आधे से ज़्यादा लोग एक तरफ हैं। ये पूरे समाज को ग्रेडेड इनइक्वालिटी में बांटती है। मतलब पूरे समाज को कई 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 मतलब हजारों अलग अलग श्रेणियों में बांटती है। और इसका नतीजा ये है कि हर श्रेणी का आदमी ये सोचता है कि हमसे जो ऊपर है उसके नज़दीक हमको पहुंचना है, और हमसे जो नीचे है उसको लात मार करके और नीचे भेजना है। इसलिए ये जो एक लोग सपना देखते हैं कि इस जात को पकड़ो, उस जात को पकड़ो, इनको पकड़ो, उनको पकड़ो, एकता हो जाएगी, इनको हरा देंगे, वो होता नहीं है। क्योंकि जातियों के अंदर इतना विभाजन है, जातियों के अंदर इतनी श्रेणियां बनी हुई हैं इस मनुवादी व्यवस्था में कि उस आधार पर इकट्ठा होना और जात व्यवस्था के खिलाफ लड़ना संभव नहीं है। तो मैं जो बात करने की कोशिश कर रही हूँ वो ये कि ये जो मनुवादी सोच है, जिससे निश्चित रूप से संघ परिवार तो प्रेरित है, वो तो उसके आधार पर पूरी समाज का बुनियाद ही बना देना चाहते हैं संविधान को ख़त्म करके। लेकिन उस मनुवाद में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमको, आपको, समाज के और तमाम लोगों को आकर्षित करती हैं, और कहीं न कहीं उनकी जो बड़ी परियोजना है उसके साथ भी कहीं न कहीं हमदर्दी हमारे अंदर पैदा करती है, और हमको उनके साथ चाहे थोड़ी दूरी के लिए या थोड़ी देर के लिए जोड़ने का काम करती है। तो ये एक बहुत ही ख़तरनाक पहलू है जिस पर हमें लगता है कभी कभी हम लोग थोड़ा कम सोचते हैं, थोड़ी कम चर्चा करते हैं, और इसलिए मैं इस पर थोड़ा ज़्यादा ज़ोर भी देने की कोशिश करती हूँ। बाकी जो वर्गीय बात है तो हम लोग ये भी अक्सर भूल जाते हैं जब हम लोग सांप्रदायिकता की बात करते हैं, जब हम लोग इनके जो और तमाम तौर तरीके और बेहुदे काम हैं उनकी बात करते हैं, तो अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि वो ये सब कुछ ऐसे ही नहीं कर रहे हैं। उनका एक बहुत बड़ा मकसद है, और वो कहते हैं इस बात को, वो कहते भाई हमसे पहले जो सरकारें थीं उन्होंने पूंजीवादी विकास पर बहुत सारे नियंत्रण लगाए, उन्होंने उसको
पूरी तरह से लूटने के लिए या मुनाफा कमाने के लिए आज़ाद नहीं छोड़ा। और वो बार बार इस बात को कहते हैं कि ये हमारी सरकार है जो लगातार ऐसे कदम उठा रही है। आप लोग घड़ी देखना, मैं ख़त्म करूं क्या? अच्छा, तो उन्होंने बार बार इस बात को कहा है कि हमारी ही ऐसी एक सरकार है जो लगातार बड़े पूंजीपतियों को छूट दे रही है। वो कहते हैं उनको विकास करने के लिए छूट दे रही है, हम और आप समझते हैं कि उनको लूटने के लिए छूट दे रही है। अभी एक छोटा सा आंकड़ा है कि अभी अभी आप तो रिजर्व बैंक में थे, अभी अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2.5 लाख करोड़ नहीं 2.25 लाख करोड़ का लोन जो बड़े बड़े पूंजीपतियों को मिला हुआ था उसको माफ़ कर दिया है। 2.25 लाख करोड़ रुपए का लोन जो बड़े बड़े पूंजीपतियों को बैंकों से मिला था वो ख़त्म कर दिया गया है, वो उनसे नहीं वसूला जाएगा। अब ये बात हम और आप पढ़ते हैं, कहते हैं बहुत बुरा है, लेकिन हम इसका जिक्र कितना करते हैं? हम जब इनके खिलाफ बोलते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग सांप्रदायिकता की बात करते हैं, अभी क्या हुआ नूह में उसकी बात करते हैं। वो जो इनके ही प्रचार से एक प्रभावित रेलवे पुलिस का जो कौन सा हवलदार था, उसने किस तरह से ट्रेन में बैठे मुसलमानों की हत्या की और अपने सीनियर की हत्या की, इसकी बात हम करते हैं। लेकिन इन तमाम इनके कारनामों के पीछे इनका जो एक बहुत बड़ा पूंजीवाद परस्त, ज़मींदार परस्त जो बहुत बड़ा एजेंडा है, उसके बारे में हम लोग बात कभी कभी कम करते हैं। ये जो 2.25 लाख करोड़ का फिगर है, मैं आपसे कहती हूँ आप रोज़ किसी को बताइए, अरे ये किसानों का कर्जा नहीं माफ़ कर रहे हैं, इनकी नानी मर रही है। ये जनता को जो छोटे छोटे लोन दिए गए हैं उनको वसूलने में क्या क्या नहीं कर रही है। जो आदमी अपना बिजली का बिल आज नहीं दे सकता है, 6 महीने के बाद आप देखेंगे, अभी तो आपके यहाँ चुनाव हो रहा है, आप दूसरे प्रदेशों में आकर के देखिए, रस्सियों में बांध करके ऐसे लोगों को हवालात में बंद किया जा रहा है। और ऐसी सरकार जो जनता के छोटे छोटे कर्जे माफ़ नहीं कर सकती है, जो किसानों के कर्जे चाहे बाढ़ आ जाए चाहे सूखा पड़ जाए माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है, वो एक झटके में एक दिन में बड़े पूंजीपतियों का 2.5 लाख करोड़ रुपए, हमको तो पता भी नहीं इसमें ज़ीरो कितने होते हैं, 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा एक झटके में माफ़ कर देती है। और बाकी जगह पे भी मैं आपको बताऊं, जो कुछ हो रहा है आज हमारे देश में, अगर आप पीछे देखने की कोशिश करेंगे तो कहीं न कहीं इनका ये जो पूंजीपति परस्त एजेंडा है वो आपको दिखाई देगा। आप बहुत लोग सोच रहे हैं कि आखिर ये मोदी, ये अमित शाह उस बीरेन शाह को क्यों नहीं हटाते हैं? उसने तो बिल्कुल दिखा दिया है कि वो सरकार चलाने लायक आदमी है ही नहीं, वो नहीं, उसके अंदर सलाहियत ही नहीं है। जो कुछ भी मैनुपुर के बारे में आपने पढ़ा हो, मैं उसका दोहराना नहीं चाहती हूँ, लेकिन ये बात तो सबको पता है कि उन महिलाओं को जिनको निर्वस्त्र करके बेहूदगी जिनके साथ की गई, ये 4 मई की घटना है। FIR 18 मई को हुई थी, कोई नहीं कुछ बोला, न बीरेन सिंह बोले, न गृह मंत्री बोले, कोई नहीं बोला। केवल एक किसी ने उसका वीडियो 19 जुलाई को शेयर किया, उसके बाद बीरेन सिंह का मुंह खुला, उसके बाद नरेंद्र मोदी का मुंह खुला। आखिर क्यों? मामला क्या है? वो क्यों वहाँ का ये जो गृह युद्ध चल रहा है वो क्यों इसको चलने दे रहे हैं? वहाँ हालात इतने ख़राब हैं कि वहाँ की पुलिस ने असम राइफल के लोगों के ऊपर फायरिंग की है और वहाँ की सरकार और वहाँ की पुलिस ने मांग की है कि मणिपुर से असम राइफल को हटाया जाए। असम राइफल क्या है? एक हमारे केंद्रीय अर्धसैनिक बल है जिसके अधिकारी सैन्य अधिकारी हैं, भारतीय सेना के अधिकारी हैं। उनके बारे में मणिपुर की सरकार कह रही है कि इनको हटा दो। क्यों?
क्योंकि वो कहते हैं ये हमको कुकियों का पीछा करने से रोक रहे हैं, हम उनको जंगलों से और पहाड़ों से भी खदेड़ना चाहते हैं कुकियों को, और ये आसाम राइफल हमको रोक रहा है, इसलिए इसको यहाँ से हटाइए। इस हद तक ये मामला वहाँ पहुँचा है। तो हमको सोचना चाहिए आखिर क्यों। कुछ लोग कह रहे हैं वो लोग ईसाई हैं, हाँ वो ईसाई हैं, उसका भी फ़ायदा वो उठा रहे हैं नफ़रत फैलाने के लिए, उनके गिरजाघरों को तोड़ रहे हैं, जला रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। उनके ख़िलाफ़ हमारे देश में नफ़रत फैलाई जा रही है कि ये ईसाई हैं, ये बर्मा से आए घुसपैठिए हैं, ये तो यहाँ के हैं ही नहीं, ये सब चल रहा है। लेकिन असली मामला इससे थोड़ा सा अलग है। इनका एजेंडा तो है सबको लड़ाना, लेकिन इनका एजेंडा यहाँ ख़त्म नहीं होता है, सिर्फ सबको लड़ा के ही ख़त्म नहीं होता है। कुछ साल पहले जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उसने पूरे देश के प्राकृतिक संसाधनों का सर्वेक्षण किया और उसने कहा कि नॉर्थ ईस्ट में, अंडमान में और बहुत सारे ऐसे इलाके जहां आदिवासी रहते हैं, वहाँ ज़मीन के नीचे तेल है, तरह तरह के धातु हैं। कश्मीर के वैली में, खाड़ी में लिथियम है, जिससे इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी बनती है। और मणिपुर में जहाँ पर कुकी रहते हैं, नागा रहते हैं, वहाँ तेल भी है, वहाँ रूबीज़ हैं, यानी जो नीलम नहीं, रूबी लाल, रूबी एक वो होता है रतन, और ये सब है। और इसके साथ साथ हर तरह के धातु भी हैं। और 2018 में इसी बीरेन सिंह ने बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ समझौता किया था खनन के लिए और तेल को निकालने के लिए। फिर वो सब कोरोना वगैरह आ गया तो वो मामला रुक गया। अब उनको इन समझौतों को लागू करना है, लेकिन इनको लागू करने के लिए कुकियों को उनके घरों से, उनके जगहों से हटाना पड़ेगा, क्योंकि उसके नीचे खनन करना है, उसके नीचे से तेल निकालना है। और उसी इलाके में मेघालय तक अडानी को हज़ारों एकड़ ज़मीन देने की तैयारी हो रही है ताकि पाम ऑयल की खेती वहाँ पर हो सके। तो मैंने आपसे कहा कि उनके पूरे एजेंडे को समझने की ज़रूरत है, उनके पूरे एजेंडे का विरोध करने की ज़रूरत है। उसके बाद ही हम लोगों को इस बड़ी लड़ाई में जोड़ सकेंगे, तमाम लोगों को इस बड़ी मुहिम में जोड़ सकेंगे। आज बीरेन सिंह इसीलिए नहीं हटेगा क्योंकि वही उन समझौतों को लागू करने के लिए अग्रसर है, आगे बढ़ रहा है। आज नागा लोगों ने एक प्रस्ताव पारित किया है, अगर कोई हमारी ज़मीन लेने की कोशिश करेगा तो हम बंदूक से उसका मुकाबला करेंगे। मेघालय के अंदर भी अब लोग इकट्ठा हो रहे हैं कि अब हम अपने प्राकृतिक संसाधन किसी को भी देने के लिए तैयार नहीं हैं। तो मैं जो आपसे कह रही हूँ कि लोगों को समझाने की ज़रूरत है कि ये लोग अपने एजेंडे मतलब की पूर्ति के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये महिलाओं की सुरक्षा को तो ख़त्म कर ही सकते हैं, ये दंगे करा सकते हैं, लोगों को मरवा सकते हैं, ये महंगाई को आसमान के ऊपर डाल सकते हैं, ये बेरोज़गारी को इतना बढ़ा सकते हैं कि जनता तबाह है। लेकिन इसके साथ साथ ये देश को भी तोड़ सकते हैं। ये देश के कई कई हिस्सों में गृह युद्ध की स्थिति पैदा कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आज जो चुनौती हमारे सामने वो तो बहुत बड़ी है। चुनौती यही है कि 75 साल पहले जो संविधान हमको मिला वो संविधान हमसे छीना जा रहा है। आधा तो चला गया, थोड़ा बहुत बचा है, थोड़ा बहुत बचा है, उसको बचाना है। लेकिन कैसे बचाएं? अगर बड़े पैमाने पर गरीबों को, महिलाओं को, तमाम लोगों को उस संविधान के आश्वासनों का फ़ायदा मिला नहीं है तो फिर उनको समझाने की और भी ज़्यादा ज़रूरत है कि हाँ ये बात सही है
कि जो कुछ उसमें लिखा है उसका क्रियान्वयन नहीं हुआ, लेकिन अगर जो बचा है वो भी चला जाएगा तो फिर कुछ भी नहीं मिलने वाला है। पूरी तरह से हमको अपने अधिकारों से हाथ धोना पड़ेगा। हमारी ये जो लड़ाई है ये बहुत पीछे चली जाएगी, 75 साल पीछे नहीं, उससे भी ज़्यादा पीछे चली जाएगी। ये लोगों को समझाना पड़ेगा, क्योंकि लोग पूछते हैं कि भाई क्या मिला हमको। ठीक है, अब तो महंगाई ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं कि पहले हम स्वर्ग में रह रहे थे, ऐसा नहीं है कि पहले हमको सब कुछ मिल रहा था। तो समझने की और समझाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं बहुत कुछ कह सकती हूँ, आप भी बहुत कुछ हमसे कह सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि अगर हमको एक बड़ी मुहिम अपने संविधान को बचाने और इनको सत्ता से हटाने के लिए, केवल सत्ता से हटाने के लिए नहीं, बल्कि जिस विचारधारा के चलते या जिस विचारधारा की बहुत व्यापक स्वीकृति के चलते वो यहाँ तक पहुँचे हैं, हमको उस स्वीकृति को भी ख़त्म करना होगा। और इसके लिए हमको मेहनत भी करनी पड़ेगी, हमको अध्ययन भी करना पड़ेगा और हमको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में जाना भी पड़ेगा। अब लोग कहते हैं कुछ बोलेंगे तो बंद हो जाएंगे। अरे देखिए, इतना जल्दी मत डरिए, इतनी जल्दी मत डरिए। अभी बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत कुछ कहा जा सकता है। देश की जनता बहुत कुछ सुनने को भी तैयार है। सवाल ये है कि हम जिसको जैसे समझा सकें हम समझाएं। राजेश जी तो समझाते हैं अपने कविता के माध्यम से, बहुत जल्दी लोगों को समझ में आ जाता है, बहुत बेहतरीन कविता करते हैं। लेकिन हम लोग भी उनकी कविता कितने लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। जो कुछ हमको सामग्री मिल रही है तमाम लेखकों, तमाम बुद्धिजीवियों से, उसको हम कहाँ तक पहुँचा रहे हैं, कितने लोगों तक पहुँचा रहे हैं। ये हम इसी फ़ोन को लेकर के, जो कुछ साथी भी हमारे देख रहे हैं, बस हम सोचते हैं इस पर हमने शेयर कर दिया, इस पर हमने रीट्वीट कर दिया, इस पर हमने कोई अच्छी बात पढ़ ली, हमने अपना काम कर लिया। मैं आप ही से कह रही हूँ, आप इतने मग्न हैं उसमें कि मेरी बात भी नहीं सुन रहे हैं। तो ये फ़ोन से लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है, ये स्मार्टफोन से लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। इस लड़ाई को लड़ने के लिए तमाम हथियार उठाने पड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इन बातों को लेकर के जाना पड़ेगा। मैंने आपसे कहा कि ये अपने बारे में तो बिल्कुल समझ गए कि इनको क्या करना है, अब हमको लोगों को समझाना है कि ये क्या करना चाहते हैं। ये कानून की जो परिभाषा है उसको बदल रहे हैं। उस दलित परिवार ने हाथरस में कहा, हमें न्याय इसलिए नहीं मिला क्योंकि हम अछूत हैं और हमारे साथ अन्याय करने वाले ठाकुर हैं। यही है मनुस्मृति। मनुस्मृति में अपराध और अपराधी को देख करके दंड नहीं सुनाया जाता है। अपराधी की जात क्या है और पीड़ित पक्ष की जात क्या है, इसको देख करके दंड तय किया जाता है। और ये काम हमारे देश में शुरू हो गया है। आप सोचिए, आप थोड़ा घबराइए कि हम कितनी दूर तक उनके मकसद को पहुंचने के रास्ते पर आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको रोक नहीं सकते हैं। सूझबूझ के, थोड़ी हिम्मत जुटा करके, समझ करके कि इनका एजेंडा क्या है और इस एजेंडे से कौन कौन तबाह होगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि इस एजेंडे से तुम तबाह होने वाले हो। ये जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों लगातार कर रहे हैं? वो इसीलिए कर रहे हैं कि हम सब लोगों को, बाकी लोगों को ये तसल्ली हो जाए कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, बस इन्हीं का बिगड़ने वाला है। ये जो झूठी तसल्ली ये देश के बड़े हिस्से को दे रहे हैं, इसको तोड़ना हमारा और आपका काम है। इसको तोड़ना हमारा और आपका काम है। समझाने की ज़रूरत है कि उनका तो जो कुछ हो रहा है हमारा भी कम होने वाला नहीं है। देखो महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, दलितों के साथ क्या हो रहा है, और आगे आने वाले दिनों में सबके साथ क्या होने वाला है। मजदूरों के अधिकार खत्म हो गए,
किसानों के अधिकार खत्म हो गए, जो भी कानूनी अधिकार उनको मिले थे सब खत्म हो गए, तो कहाँ तक ये जाएंगे, कहाँ तक अधिकारों का हनन ये करेंगे, इसकी कहानी आपको लोगों के बीच में रखनी होगी, तभी जाकर के इन चुनौतियों को हम स्वीकार कर सकेंगे और संविधान को बचाने की जो हमारी जिम्मेदारी है उसको कम से कम थोड़ा बहुत हम पूरा कर सकेंगे। बस इतना ही कह करके मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इनकलाब जिंदाबाद।